फिल्मी स्कूल प्रेजेंटिंग सर्वाइवल फैमिली। फिल्म की शुरुआत में हमें टोक्यो शहर दिखाया जाता है। वहाँ एक आदमी होता है जिसका नाम सैम है, जो अपने ऑफिस में रात को काम कर रहा होता है। अगले सीन में हमें दिखाते हैं कि सैम के घर एक बैग डिलीवर होता है। उसकी पत्नी बैग खोलती है। बैग में उसके मायके से मछली आई होती है। वो अपने पापा को कॉल करती है। उसके पापा बोलते हैं, बेटी ये मछली मैंने पकड़ी है, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। और बताओ तुम सब गाँव कब आ रहे हो? गर्मी की छुट्टियों में आएंगे पापा, ये कहकर वो अपनी बेटी यूवी को फोन देती है। पर यूवी अपने नाना जी से बात नहीं करती और उसे मछली भी पसंद नहीं आती। उसकी माँ को मछली बनानी नहीं आती। वो सैम से हेल्प करने को बोलती है, पर वो टीवी देखने में खोया होता है और अपनी पत्नी की हेल्प नहीं करता। आखिर में वो हार मानकर मछली को फ्रिज में रख देती है और मायके से आई हुई पत्ता गोभी निकालती है। उसमें से कीड़ा निकलता है और वो उसे देखकर डर जाती है। तभी उनका बेटा बर्गर खाता हुआ घर में आता है और किसी से बिना कुछ बोले अपने कमरे में चला जाता है। वो एक कॉलेज स्टूडेंट होता है। वो अपना लैपटॉप ओपन करता है, तभी उसकी क्लासमेट जो उसकी दोस्त भी होती है वो फोन करती है और क्लास नोट्स मांगती है। वो नोट्स भेजता है और अपनी दोस्त की फोटो को देखता है। दूसरी तरफ उसकी बहन अपने कमरे में ऑनलाइन शॉपिंग कर रही होती है और मोबाइल में ड्रेस को स्क्रॉल करके देख रही होती है। अब बैटरी लो आती है, तब वो फोन को चार्ज पर लगाती है। उनकी माँ अकेले रसोई में काम कर रही होती है और कहती है, ये बच्चे हमेशा मोबाइल से क्यों चिपके रहते हैं। सैम उसे बिना कुछ जवाब दिए ही सोने चला जाता है। अगले दिन अलार्म क्लॉक नहीं बजता। 3 बजे से सब कुछ बंद पड़ा होता है। किसी को टाइम का भी पता नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी ना होने के कारण फ्रिज में रखी मछली सड़ जाती है और वो उसे कचरे में फेंक देती है। एसी, फ्रिज, टेलीविजन, इलेक्ट्रिक चूल्हा, टोस्ट, टेलीफोन कुछ भी काम नहीं करता। यूई का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया होता है, पर बच्चे अपने स्कूल, कॉलेज और सैम अपने ऑफिस के लिए रेडी हो जाते हैं। उनकी माँ खाना बनाने के लिए गैस चूल्हा चलाती है, लेकिन तब तक सब बाहर चले जाते हैं। लिफ्ट के बाहर लोगों की भीड़ होती है और लिफ्ट काम नहीं कर रही होती। तब तीनों सीढ़ियों से नीचे उतरते हैं। यूई स्कूल के लिए और केंजी कॉलेज के लिए साइकिल से निकलता है। सैम मेट्रो स्टेशन पहुंचता है तो देखता है वहां लोगों की भीड़ लगी हुई है और सुबह से कोई भी मेट्रो नहीं चली है। कार्स की बैटरी भी खराब हो गई थी, कोई भी गाड़ी नहीं चलती। मित्सु जो रोज लिफ्ट से कचरा डालने नीचे आती थी, अब सीढ़ियों से कचरा डालने नीचे आती है और उसकी सहेलियां बोलती हैं कि इलेक्ट्रिसिटी आज नहीं आएगी, कैंडल्स खरीद कर लाने होंगे। तब वो सुपरमार्केट के लिए जाते हैं। मित्सु को अब फिर से सीढ़ियों को यूज करके ऊपर से पैसे लाने होंगे। सैम सुजुकी पैदल ही ऑफिस पहुंच गया था। वहां का ऑटोमेटिक डोर काम नहीं करता। ऑफिस के 2 कर्मचारी डोर का ग्लास तोड़कर अंदर जाते हैं, पर अंदर जाने का कोई फायदा नहीं हुआ। यूई के स्कूल में भी बहुत कम स्टूडेंट्स आए होते हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट तो बिल्कुल ठप पड़ा था। दूसरी तरफ सुपरमार्केट का दृश्य दिखाया जाता है जहां लोगों की भीड़ लगी होती है। सब ज्यादा से ज्यादा सामान खरीदकर स्टोर करना चाहते हैं। लोगों को जो कुछ भी मिल रहा था उसे ही ट्रॉली में रख रहे थे और उनकी स्मार्टनेस के तो क्या कहने, बिल पे के लिए डेबिट और क्रेडिट कार्ड लाए होते हैं। अरे इलेक्ट्रिसिटी के बिना कार्ड स्वाइप कैसे करोगे? जिसके पास कैश होता है वही लोग चीज खरीद लेते हैं। चीजें तेजी से खत्म होने लगती हैं। सैम के ऑफिस में सभी को छुट्टी दे देते हैं। घर जाते समय सैम एक साइकिल की दुकान पर जाकर मोल भाव करके दुकानदार से साइकिल खरीद लेता है और उसी से घर लौटता है। साइकिल को पार्किंग में लगाकर सीढ़ियां चढ़कर अपने फ्लैट तक पहुंचता है। काफी मुश्किलों के बाद सभी घर पहुंच जाते हैं। रात का खाना सभी साथ बैठकर खाते हैं। टॉयलेट फ्लश भी काम नहीं कर रहा होता। ड्यूटी का पक्का सैम अंधेरे में भी काम करता है। मित्सु बालकनी से आसमान को देखती है। अंधेरे में तारे साफ नजर आ रहे होते हैं। बच्चों के पास मोबाइल, लैपटॉप जैसी कोई चीज नहीं होती तो वो भी बालकनी में आ जाते हैं। अब पूरी फैमिली वहां इकट्ठा हो जाती है। दूसरे दिन बच्चों की माँ हाथ से बच्चों के कपड़े धो रही होती है, वो भी थोड़े से पानी में। सैम को घर पर रहने की आदत नहीं होती तो वो टहलने निकलता है तो देखता है कोई उसकी साइकिल का लॉक तोड़ रहा होता है तो सैम उसे भगा देता है। केंजी अपने दोस्त के घर जाता है तो देखता है वो अपने परिवार के साथ कहीं जा रही है। वे बताते हैं यहाँ से हम गांव जा रहे हैं। घर का पानी भी खत्म हो जाता है तो मित्सु पास के वाटर टैंक पर जाती है। वहाँ लंबी लाइन लगी होती है। बिना इलेक्ट्रिसिटी के बोरवेल से पानी नहीं निकला तो वो लोग भी हताश होकर लोगों को खाली हाथ लौटा देते हैं। सैम पैसे निकालने बैंक जाता है। एटीएम काम नहीं कर रहे थे, वहाँ बहुत भीड़ होती है। बैंक वाले बोलते हैं अपनी पासबुक लेकर आओ, अगर उसमें बैलेंस है तो ही आपको पैसे मिलेंगे। बैंक वाले भी ऐसे पैसे कैसे दे सकते हैं? ये माहौल तो आप सबने नोटबंदी के टाइम देखा ही होगा, जब लाइन में लगकर पैसे जमा किए थे और पैसे निकालने में काफी दिक्कत आई थी। इस भीड़ में सैम की ऑफिस की फाइल गिर जाती है और उसे उठाने के चक्कर में वो लोगों की लातें खाता है। इस तरह 1 हफ्ता गुजर जाता है। सब कुछ बंद हो जाता है। सारी दुनिया के काम रुक जाते हैं और कब तक ना जाने ऐसा ही माहौल रहेगा।
इसका किसी को नहीं पता होता। सोचिए अगर आपके शहर में ऐसा हो जाए तो आप क्या करेंगे। शहर के सभी लोग अपना जरूरत का सामान लेकर गांव में जाने लगते हैं। आखिर में सुजुकी फैमिली भी शहर छोड़कर मित्सु के मायके जाने का फैसला करते हैं। बच्चे गांव नहीं जाना चाहते पर और कोई रास्ता नहीं है, इसलिए वे अपनी जरूरत की चीजें पैक कर लेते हैं और साइकिल पर घर से निकलते हैं। मित्सु धूप से बचने के लिए सनग्लासेस लगाती है। यूई इस हालत में भी मेकअप करती है। हम अपनी पत्नी को साइकिल पर बैठाकर फैमिली के साथ सफर पर निकल पड़ता है। बहुत दिन बाद वे एक साथ सब ऐसे निकले होते हैं। रास्ते में देखते हैं सब्जियां बहुत महंगी बिक रही होती हैं। कुछ लोग इस मौके का फायदा उठा रहे होते हैं और सब कुछ महंगा बेच रहे होते हैं। वे एक शॉप से वाटर बोतल खरीद लेते हैं। जल ही जीवन है, ये तो आपने सुना ही होगा। रास्ते में घर से लाया हुआ सामान खाते हैं। अब वे अगले शहर पहुंच जाते हैं। बच्चे एक बंद सुपरमार्केट में घुसते हैं जहां कोई नहीं होता। वे वहां से एक मैप ले लेते हैं। सैम अपनी पत्नी के साथ एक्स्ट्रा साइकिल की तलाश कर रहा होता है। एक घर में उन्हें साइकिल नजर आती है। वो मालकिन से बात करते हैं। मालकिन बोलती है बदले में क्या दोगे, तो सैम की पत्नी सैम की शराब की बोतल निकाल कर दे देती है। बदले में थोड़ा चावल और साइकिल ले लेती है। वो अब अलग अलग साइकिल पर आगे सफर पर निकल पड़ते हैं। शहर के बाईपास पर पहुंचकर उन्हें बहुत से लोग दिखते हैं जो पैदल साइकिल्स या स्केटिंग बोर्ड पर जा रहे होते हैं। चलते चलते शाम हो जाती है और पूरी फैमिली खुले आसमान के नीचे सो जाती है। मच्छरों की वजह से केंजी उठ जाता है और देखता है एक आदमी उनकी वाटर बोतल चुराकर भाग रहा होता है। केंजी उसका पीछा करता है पर वहां देखता है कि वो आदमी पानी में मिल्क पाउडर मिलाकर अपने छोटे बच्चों को पिला रहा होता है और ये देखकर केंजी का दिल दया में भर जाता है और वह वहां से वापस आ जाता है। अगले दिन इनके रास्ते में 2 किलोमीटर का एक टनल आता है। टनल में बहुत अंधेरा होता है। वहां लुटेरे इन्हें लूटने की कोशिश करते हैं पर किसी तरह ये एक बूढ़ी औरत की मदद से बच जाते हैं और टनल को पार कर लेते हैं। अब 16 दिन हो गए होते हैं। मित्सु कपड़े धोकर सुखा रही होती है। पास में नदी बह रही होती है। सैम वहां से पानी पीकर अपनी प्यास बुझाता है। आगे रास्ते में बारिश आती है और ये सभी बारिश से बचने के लिए ब्रिज के नीचे बैठ जाते हैं। तूफान तेज हो जाता है। साइकिल गिर जाती है और उसी के साथ उनके चावल भी नीचे गिर जाते हैं। सब बिखर जाता है। खाने के लिए कुछ नहीं बचता। फिर भी वे आगे बढ़ते रहते हैं। अगले शहर में सुपरमार्केट में जाते हैं। वहां से खाने के लिए पेट डॉग्स का खाना लेते हैं क्योंकि अब बस यही बचा होता है। अब वे बैटरी में डालने वाला पानी अपनी बोतल में भर लेते हैं। सुपरमार्केट के बाहर सैम आग जलाने की कोशिश करता है पर कामयाब नहीं होता। फिर भी सैम लगातार कोशिश करता है। केंजी को लगता है अब इलेक्ट्रिसिटी कभी वापस नहीं आने वाली और मोबाइल भी अब कोई काम का नहीं है, इसलिए मोबाइल कवर से अपने साइकिल के टायर का पंचर लगाता है। अगले कुछ दिन तक वो डॉग फूड से अपना गुजारा करते हैं और बैटरी वाला पानी पीते हैं। आगे चलते हुए रास्ते में उन्हें एक फैमिली मिलती है जिसमें एक कपल उनके 2 बच्चे होते हैं। उनकी साइकिल शानदार होती है और फैमिली के सभी मेंबर्स साइकिल सूट पहना हुआ होता है। उनके पास खाने के लिए पर्याप्त खाना होता है और पीने के लिए वे बारिश के शुद्ध पानी का इस्तेमाल करते हैं। रास्ते में जहाँ भी उन्हें खाने के फल और पौधे मिलते हैं तो वे इन्हें इकट्ठा करके रख लेते हैं। वे कम खाते हैं और ज्यादा बचा कर रखते हैं। न जाने कितने ही दिन रास्ते पर गुजारने पड़ेंगे। उनके पास एक कैमरा भी होता है जो बैटरी से नहीं चलता बल्कि मैकेनिकल कैमरा होता है। ये फैमिली इस ट्रिप को एंजॉय कर रही होती है और दोनों फैमिली एक दूसरे को देखकर काफी खुश होती हैं और दोनों कुछ देर तक साथ ही सफर करती हैं। तब एक ब्रिटिश की आर्मी की बटालियन पास के शहरों में इलेक्ट्रिसिटी का पता लगाने के लिए जा रही होती है। एक मोड़ पर नई फैमिली अपने गांव का रास्ता पकड़कर चली जाती है और सैम सुजुकी अपने रास्ते पर आगे बढ़ता है। उस फैमिली को देखकर सैम को जलन हो रही होती है क्योंकि वो थोड़ी चीजों में काफी खुश होते हैं। इसलिए नई फैमिली के अलग होने से सैम को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन डर भी होता है कि इस मुश्किल के समय में अपनी फैमिली को वो कैसे सरवाइव करवा पाएगा। अब वो अगले शहर में पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि वहां पे इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है। आर्मी वालों की बात मानकर वो यहाँ बेकार ही आ गए थे। बच्चे परेशान हो जाते हैं और अपने पापा को बुरा भला सुनाते हैं कि आप तो बोल रहे थे यहाँ बिजली है, कहाँ है यहाँ बिजली। फिर बच्चों की माँ उन्हें शांत करके उन्हें आगे ले जाती है। आगे एक फिश एक्वेरियम होता है। वहाँ झींगा पार्टी चल रही होती है पर सैम भागकर लाइन लग जाता है। पर जब उसकी बारी आती है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। सैम उनके पैर पकड़ लेता है और बोलता है भगवान के नाम पर कुछ दे दो, मेरे बच्चे भूखे हैं। पर भूखे लोगों ने तो बर्तन तक चाट कर साफ कर दिए थे। अब उनके पास पीने को पानी भी नहीं होता। अब वे लोग जान हथेली पर लेकर भूखे ही आगे बढ़ते हैं। सबका बुरा हाल हो गया होता है। सभी अपनी साइकिल को घसीटते हुए थक कर एक खेत में बैठ जाते हैं। तभी अचानक से सैम की पत्नी को एक सूअर दिखाई देता है और वो बैग से एक रस्सी निकालती है जिसे लेकर सैम सूअर के पास जाता है और पकड़कर मार डालता है। अब वहाँ एक बुजुर्ग आदमी आ जाता है, उन सबको पानी पिलाता है और खाना भी खिलाता है। सैम की बेटी जो फिश नहीं खाती थी वो यहाँ सूअर को खाकर पेट भरती है। चूल्हे पर एक बड़े बर्तन में पानी गर्म करते हैं। बुजुर्ग नहाकर उन्हें नहाने के लिए बोलता है। सैम गर्म पानी से नहाकर स्वर्ग के दर्शन करता है।
वो आदमी सभी को नए कपड़े देता है और कहता है ये कपड़े बेटे के परिवार के लिए खरीदे थे, वे विदेश में रहते हैं जो नहीं आ सके हैं। ये बात सुनकर सैम की वाइफ को अपने पिता की याद आने लगती है और सोचते सोचते सो जाती है। उस रात सबको मस्त गहरी नींद आती है। ये खेत और आसपास का फार्म इसी आदमी का है। वो आदमी सुजुकी की फैमिली से बोलता है कि उन्हें खेत को सूअरों से बचाना होगा और उन्हें पकड़ना भी होगा। इस तरह वे वहां रहकर उस आदमी की मदद करते हैं। वो आदमी उन पर रहम खाकर कहता है तुम लोग जब तक चाहो यहाँ रह सकते हो, मुझे भी एक फैमिली की जरूरत है और तुम यहाँ रुकोगे तो मुझे भी सुकून मिलेगा। अब सैम बताता है कि वो अपनी फैमिली को अपनी पत्नी के पिता के पास ले जाना चाहता है। वो आदमी कहता है अच्छी बात है, तुम लोग एक बुजुर्ग का सहारा बनना चाहते हो। फिर वो उन्हें रास्ते के सूअर का मांस देता है जो उन्होंने नमक डालकर धूप में सुखा रखा था। ये 1 हफ्ते तो चलेगा। वो उन्हें और भी खाने की चीजें पैक करके देता है और रास्ते के लिए अपनी बेस्ट विशेस देता है। वो उस आदमी से विदा लेकर 4 दिनों तक साइकिल पर ट्रैवल करते हैं और अपने मैप के सहारे जाते हैं। तो वहाँ एक नदी बह रही होती है। सोचते हैं अब क्या करें, तो सैम आसपास पड़ी लकड़ियां इकट्ठा करता है और पूरी फैमिली मिलकर एक बोट रेडी कर लेती है। फिर सामान उस पर रखकर तैरते हुए पार पहुंच जाते हैं। सैम और केंजी साइकिल लेने वापस आते हैं, तभी बारिश आने लगती है और हवा भी तेज चलने लगती है। दोनों साइकिल लेकर वापस आ रहे होते हैं कि नदी का बहाव बढ़ जाता है और उनकी बनाई हुई नाव खुलकर अलग होने लगती है। केंजी किसी तरह वापस अपनी माँ और बहन के पास पहुंच जाता है। सैम पानी में डूबकर नदी के साथ बह रहा होता है। वे किनारे किनारे उसे दूर तक ढूंढते हैं, लेकिन सैम का कोई पता नहीं लगता। बस उसके सिर के नकली बाल मिलते हैं। ये देखकर वो बहुत रोते हैं। केंजी बैग से खाना निकालकर अपनी बहन को दे देता है और वो पीछे आते हुए कुत्तों के साथ खाना शेयर करती है। कुत्ते अपने साथी कुत्तों को भी वहाँ ले आता है कि चलो भाइयों, खाना मिल गया है। अब सारे कुत्ते बैग पर छपटते हैं, जिससे मांस की बू आ रही होती है। वे बैग बचाने के चक्कर में फिसलकर गड्ढे में गिर जाती है। उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है। दोनों बच्चे अपनी माँ की मदद करते हैं और उसे उठाकर फिर रेलवे ट्रैक पर ले आते हैं। कुत्ते सारा मांस खा चुके होते हैं और अब उन्हें भी अपना शिकार बनाना चाहते हैं। डर के मारे वे अपनी आंखें बंद करते हैं और रेल की पटरियों के बीच बैठ जाते हैं। तभी ट्रेन आती है, जिसे आता देख सभी कुत्ते भाग जाते हैं और ये कोयले से चलने वाली ट्रेन होती है और ट्रेन का ड्राइवर उन तीनों को पटरी पर बैठा देख ब्रेक मारता है, जिसे देख सभी खुश हो जाते हैं और ट्रेन में जाकर बैठ जाते हैं। उस ट्रेन का एक आदमी बच्चों की माँ के पैर पर पट्टी बांधता है और उसके पति के बारे में पूछता है। उसकी बात सुनकर तीनों रोना शुरू कर देते हैं। फिर दिखाते हैं कि सैम पत्थरों के बीच पड़ा हुआ है, पर वह टकला होता है। उसकी भी उसकी फैमिली के पास उसकी आखिरी निशानी होती है। अब वो कुछ दूर चलकर एक जगह बैठ जाता है। तब वही ट्रेन उसको क्रॉस करके जाती है, पर सैम की हिम्मत अब जवाब दे चुकी होती है। उसकी आवाज भी नहीं निकलती। उसकी पॉकेट में एक फ्लेयर गन होती है। वो उसे जलाता है और उस धुएं पर उसकी पत्नी की नजर पड़ती है। वो गौर से देखती है तो उस धुएं के बीच उसे अपने पति का टकला सर नजर आता है। वो जोर से चिल्लाकर ट्रेन रुकवा देती है। बच्चे भागकर अपने पापा के पास जाते हैं। शुक्र है फैमिली दोबारा एक साथ मिल जाती है। अब वो सभी आगे का सफर तय करते हैं। अब सैम की वाइफ सैम को उसके नकली बाल देती है जो उसे नदी में मिले थे। इन घटिया बालों की मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलते हुए सैम उन्हें ट्रेन से बाहर फेंक देता है। ट्रेन आगे एक टनल के अंदर जाती है। स्टीम इंजन होने की वजह से वो ट्रेन बहुत ही धुआं छोड़ती है, पर टनल बहुत छोटी होती है, इसलिए धुआं घूम फिरकर ट्रेन के अंदर चला जाता है और सभी का मुंह काला हो जाता है। जो मेकअप के बिना कभी घर से नहीं निकलते थे, अब वे एक दूसरे का काला चेहरा देखकर जोर जोर से हंसते हैं। और अब पावर कट को 110 दिन हो जाते हैं। वे लोग आखिरकार सैम की पत्नी के पापा के पास पहुंच जाते हैं। उसके पापा बीच पर फिशिंग करते हुए नजर आते हैं। वो खुशी से अपने पापा को आवाज लगाती है और बच्चे भी नानाजी नानाजी चिल्लाने लगते हैं। सैम भी ससुर जी, अरे ओ ससुर जी कहकर चिल्लाने लगता है। सब दौड़कर अपने नानाजी के पास पहुंच जाते हैं। अपने नाता और नाती को देखकर नानाजी खुशी से झूम उठते हैं। 110 दिनों में बिना इलेक्ट्रिसिटी के कई फैमिली मर चुकी होती हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी के बिना जीवन बहुत मुश्किल हो जाता है। इन मौतों से दुनिया की आबादी भी बहुत कम हो चुकी होती है। उनकी फैमिली लंबा और मुश्किल सफर तय करके अपने गांव पहुंच चुकी होती है। अब बिना इलेक्ट्रिसिटी के 2 साल और 6 महीने हो चुके होते हैं। तब हमें दिखाते हैं कि सैम और केंजी समुद्र से फिशिंग करके वापस लौट रहे होते हैं। दूसरी ओर दिखाते हैं कि सैम की पत्नी कपड़े बुन रही होती है और अपने पिता के खेत में टमाटर उगाने का काम कर रही होती है। वे प्रकृति के साथ एक स्वस्थ जिंदगी गुजार रहे होते हैं। एक सुबह सैम अलार्म की आवाज सुनकर एकदम उठता है। उसे कहीं से अलार्म की आवाज सुनाई देती है। वो हैरान हो जाता है। फिर पता चलता है गांव के बीच लगे पब्लिक स्पीकर से आवाज आ रही है। देखते ही देखते सभी घरों में इलेक्ट्रिसिटी वापस आ जाती है। लगभग 3 साल बाद इलेक्ट्रिसिटी वापस आती है। गांव के सभी लोग लाइट्स को अजूबे की तरह देख रहे होते हैं। अगले सीन में दिखाते हैं महानगर में वही भागदौड़ भरी जिंदगी शुरू हो जाती है।
न्यूज़ चैनल उस पावर आउटेज के बारे में 24 घंटे चर्चा कर रहे होते हैं। ये पावर आउटेज क्यों हुआ, इसकी क्या वजह थी, इन सभी बातों को सुजुकी की फैमिली टीवी पर सुन रही होती है। एक चैनल पर कहते हैं ये पावर आउटेज सोलर स्टॉर्म की वजह से हुआ। हर चैनल अपनी अपनी अलग अलग कहानी बता रहा होता है। लोग कन्फ्यूजन में होते हैं कि आखिर सच क्या है। सुजुकी अपनी फैमिली के साथ अपने घर वापस आ जाता है। अगले सीन में दिखाते हैं सैम की पत्नी फिश कट कर रही होती है। केंजी लैपटॉप की बजाय गिटार के साथ नजर आता है। यूई मोबाइल के बजाय सिलाई मशीन पर काम कर रही होती है और लगता है कि कॉलेज में भी ये सब सिखाया जा रहा था। सैम लंच बॉक्स भूल जाता है तो उसकी पत्नी उसे लंच बॉक्स देने लिफ्ट में जाती है। नीचे सैम ऑफिस जाने के लिए साइकिल लेकर तैयार खड़ा होता है। तब सैम के नाम का स्पीड पोस्ट आता है। उसमें कुछ फोटोज होते हैं। याद है वो परिवार जिनके पास मैकेनिकल कैमरा था जो रास्ते में मिला था। 3 साल बाद भी उन्होंने इन्हें याद रखा था और उनके एड्रेस पर वो फोटोज पोस्ट किए थे जो उन लोगों ने क्लिक किए थे। अब चारों मिलकर उन फोटोज को देखने लगते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है। एक पावर कट ने उनकी जिंदगी बदल डाली और जो सीख उन्हें मिली वो अब कभी नहीं भूलेंगे। वो अब एक दूसरे के करीब आ चुके थे। पीसफुल लाइफ के लिए एक छोटी सी कोशिश की जरूरत होती है जो इस फिल्म ने की। इसी तरह की फिल्म को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और साथ ही इस फिल्म को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।